बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 के अंतर्गत दिए गए कविता से आगे का प्रश्न आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कविता से के अंतर्गत दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर किया था और आज हम लोग कविता से आगे दिए गए प्रश्नों को करेंगे। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, इसमें ये पहला प्रश्न दिया हुआ है और इसमें जो है आपस में चर्चा करना है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऋतुराज वसंत के बारे में जानेंगे। वैसे तो भारतवर्ष में क्रमशः आने वाली 6 ऋतुओं में 5 के अपने गुण तो हैं, लेकिन उनमें कमियां भी होती हैं और ये वातावरण एवं इंसान को प्रभावित करते हैं। मौसम जो है मनुष्य के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, लेकिन वसंत ऋतु के आते ही पसीना निकलना, ठिठुरना, वर्षा ऋतु जैसा कीचड़ आदि नकारात्मक तत्व नहीं रहते हैं। और वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है, इसीलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कविता से आगे के अंतर्गत कविता से आगे इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्न को करेंगे। तो उत्तर 1 हम लोग कर लिखेंगे कि वसंत को वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है, इसीलिए उसे ऋतुराज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि ये ऋतुओं का राजा है। क्योंकि ये ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु आते ही सर्दी गर्मी समान होने से वसंत ऋतु आते ही सर्दी गर्मी समान होने से वसंत ऋतु आते ही सर्दी गर्मी समान होने से मौसम अत्यंत सुहावना होता है। मौसम अत्यंत सुहावना होता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्ते पेड़ों पर हरे हरे पत्ते पेड़ों पर नए नए पत्ते पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं और आमों पर बौर लगने लगते हैं। तो इस तरह से
हरे भरे पत्तों से चारों ओर मौसम जो है बहुत सुहावना रहता है। आने लगते हैं पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं। आम में बौर लग जाते हैं। आम के पेड़ों पर बौर लग जाते हैं। और खेतों में सरसों के फूल और खेतों में सरसों के फूल पीले रंग के दिखाई देते हैं। सरसों के फूल दिखाई देते हैं। जो हवा के झोंकों से हवा के झोंके से हिलते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सोने का सागर लहरा रहा हो। सोने का सागर लहरा रहा हो। तथा कोयल पंचम स्वर में गाती है। तथा कोयल मधुर स्वर में गाती है। लोगों को इस ऋतु में वातावरण स्वच्छ रंग बिरंगे फूल रंग बिरंगे फूलों से प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है।
तो इस तरह से ये कई वजह है, कई कारण है जिससे कि वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो इस मौसम में ना अधिक सर्दी पड़ती है, ना अधिक गर्मी पड़ती है, और इसीलिए जो है ये मौसम बहुत सुहावना होता है। तो ये पहला प्रश्न कविता से आगे का ये सभी बच्चे लिखेंगे, और इसे बच्चे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे। इसके आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वो है कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखना है, तो यहाँ पर जो त्यौहार पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों में ये किसी एक त्यौहार के बारे में बच्चे खुद से निबंध लिखेंगे, और कौन कौन से त्यौहार होते हैं इसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। वसंत ऋतु में आने वाले वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों में प्रमुख हैं वसंत पंचमी, और सरस्वती पूजा, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, होली आदि। इसी ऋतु में मनाया जाता है। इसी ऋतु में मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये त्यौहार के नाम हैं, और किसी एक के बारे में निबंध लिखना है। कम से कम 150-200 शब्दों में इसके बारे में लिखना है। तो जो भी इसमें प्रिय त्यौहार हो उसके बारे में लिखना है। अब तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि अलग अलग मौसम का अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी का मौसम आता है, तो ग्रीष्म ऋतु है वो झुलसा देने वाली होती है, और इसमें प्रकृति में परिवर्तन आता है। लोगों को ठंडे पेय व खाने के पदार्थ लुभाते हैं। अमीर लोग कूलर व एसी का प्रयोग करते हैं, जबकि गरीब लोग पेड़ की ठंडी छाया में बैठते हैं। और इसमें जो है सभी लोग इस मौसम में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और वर्षा ऋतु, इस ऋतु में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, और लोग जो है वातावरण में गर्मी रहती है, और अधिक वर्षा होने से बाढ़ भी आ जाती है, जिससे सभी को हानि उठानी पड़ती है। इस ऋतु में अमीर गरीब सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शीत ऋतु में बर्फीली हवाओं के कारण जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लोग जो है ठंडी से कांपने लगते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं और चाय, कॉफ़ी, गरम पेय आदि
चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें जो है सभी छात्र खुद से उत्तर लिखेंगे अपने शब्दों में, जिसे जैसा महसूस होता है। और अब हम लोग करेंगे अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नों में से हेडिंग यहाँ डालेंगे हम लोग, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न दिया है वो हम लोग पढ़ेंगे कि पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों से बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो इसको पढ़कर ये पता करना है कि ये किस ऋतु का वर्णन है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे, इन पंक्तियों में आम के बौर फूटने व आम के बौर फूटने व होली के वर्णन से, फूटने व होली के वर्णन से अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, कि इसमें वसंत ऋतु का वर्णन, कि इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इसके अलावे भौरों के गुंजार करने, इसके अलावे भौरों के गुंजार करने तथा वातावरण में उन्मुक्त मस्ती छाने का पता चलता है। उन्मुक्त मस्ती छाने का पता चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन है। और स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर, अब हम लोग यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न करेंगे। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि फूलों और पौधों के लिए आप क्या क्या करना
चाहेंगे। तो इसमें जो है फूल पौधों के लिए सभी बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे और बच्चे इसे खुद से भी उत्तर लिख सकते हैं। तो उत्तर 2 हम लोग यहाँ पर करेंगे कि फूल पौधों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फूल पौधों के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। फूल पौधों के लिए कई कार्य कर सकते हैं। जैसे पौधों को पानी से सींचना, पौधों को पानी से सींचना, समय समय पर खाद डालना, समय समय पर खाद डालना, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना आदि। तो इस तरह से जो है अब हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रश्न हम लोगों ने कर लिया दूसरा, और इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। आजकल तो फूल पौधों को, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तकनीकी है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न 3 देखेंगे कि कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात कर रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, तो उपर्युक्त कार्यों का निम्नलिखित संदर्भों में जो है संबंध जुड़ सकता है। जैसे कि माली उपवन में उड़ती रंग बिरंगी चिड़ियों के पीछे भागकर उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदों को निहार कर मुग्ध होता हूँ। उसके फूलों को तोड़ेंगे नहीं ताकि डालियों पर सदैव सुंदरता बिखेरते रहें। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये प्रश्न 3 में कल्पना करना है और सोचकर इसमें लिखना है। तो ये होमवर्क में सभी छात्र जो है इसे अपने से करेंगे। तो अब है यहाँ पर भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हरे हरे और पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है और ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का विशेषण बहुवचन में। जैसे कि वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। तो कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। और 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। जो 3 बार मतलब खाना खाती थी वह 3 बेर यानी फल 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थ में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है।
जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र, एक मन का मतलब मन में जो है वो, और मन का मोती को कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। तो इसमें जो है ये ऐसे शब्दों को, वाक्यों को एकत्र करना है। जैसे नैनन काजल और काजल मिली, है गई श्याम श्याम की पानी। इसमें काजल शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और इसमें पहले नैनन काजल का अभिप्राय है आंसू, तथा दूसरे जगह जो है काजल का अर्थ है आँखों में लगाने वाला काजल सुरमा। तो श्याम का अर्थ है काली व दूसरे श्याम का अर्थ है कृष्ण। उद्धव जी जब कृष्ण का पत्र लेकर गोपियों से मिलने जाते हैं तो गोपियों की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिनके साथ उनका काजल भी पत्र पर गिरने लगता है। तो कृष्ण के भेजे पत्र के शब्द भी धुलने लगते हैं। तो और इसी तरह से कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यहाँ पर पुनरुक्त शब्द वाले कुछ अन्य वाक्य हैं, जैसे दिन भर काम करते करते थक कर मजदूर थक कर चूर हो गया। दूरदर्शन पर देश विदेश का समाचार, पल पल की खबर आती रहती है। कल कल करते झरनों का मधुर संगीत मन को मोह लेने वाली है। और पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य प्रयोग, जैसे बातों बातों में, ये सभी छात्र जो है वो खुद से वाक्य बनाएंगे। बातों बातों में मैं उसका दिल जीत लिया। रह रहकर, मुझे रह रहकर माँ की बातें याद आती हैं। लाल लाल, कश्मीर के लाल लाल सेब होते हैं। रातों रात, वह रातों रात अमीर हो गया। नेहा घड़ी घड़ी फरमाइशें करती रहती है। और सुबह सुबह, घड़ी घड़ी यानी कि वह घड़ी घड़ी फरमाइश करती रहती है। सुबह सुबह, सुबह सुबह का सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। प्रश्न 2 यहाँ पर दिया हुआ है कि कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में विशेषण के जो है उदाहरण है, जैसे गुणवाचक विशेषण का गोला, गोल, हरा, गोरा, ऊंचा, वीर, साहसी। और संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित और अनिश्चित होता है, जैसे कुछ बच्चे, 50 बच्चे कक्षा में हैं और कुछ बच्चे बस में बैठे हैं, 10 यात्री जो है जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा चावल, कुछ खिलौने आदि। तो इस तरह से यहाँ पर निश्चित में जो है संख्या निश्चित नहीं होती है, माप तौल निश्चित नहीं होता है, और अनिश्चित में जो है और निश्चित में माप तौल निश्चित रहता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी इत्यादि। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में हम लोगों ने भाषा के सभी प्रश्नों को यहाँ पर समझा और इसे सभी बच्चे अपने से करेंगे, वाक्य खुद से बनाएंगे और
कुछ करने के लिए यहाँ दिया है कि वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए और शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। तो ये सब बहुत अच्छे हैं। वसंत का जो है अर्थ 6 ऋतुओं में से एक ऋतु वसंत ऋतु होती है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में इतने प्रश्नों को किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।